हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफार्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फॉर्म 7 सेमेस्टर। सब्जेक्ट कोड 702 पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि जनरल कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, हमने बात की है कि सेमी सॉलिड्स और लिक्विड प्रिपरेशन सेम रहते हैं, लिक्विड ओरल्स, जो हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 80 to 90% वही पार्ट इसमें रहेगा। जो चेंजेस हैं सेमी सॉलिड्स के वो हम डिस्कस करेंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पार्ट 2 की पायलट प्लांट कंसिडरेशन सेमी सॉलिड की। इसमें हम क्या क्या बात कर चुके हैं पहले ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, प्लांट लेआउट फॉर सेमी सॉलिड। इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। अब रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रिव्यू ऑफ द फार्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेस इक्विपमेंट, ये हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि जनरल कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड्स में यदि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्या करेंगे तो क्या होगा कि जब हम बात करते हैं एक लेबोरेटरी स्केल से कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की, क्या आता है, एक रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, एक अरेंजमेंट रहता है। हम सब ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपस में एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? अलग अलग डिपार्टमेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे कि आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अफेयर्स है। इन सब डिपार्टमेंट में आपस में अच्छे संबंध होना चाहिए, एक दूसरे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है, जो एक R&D ग्रुप रहता है और एक फॉर्मुलेशन डेवलपर रहता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैसे R&D ग्रुप ने एक डिसाइड किया कि ये मॉलिक्यूल में ये चेंजेस करके हम इसका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बना सकते हैं, ये क्रीम या ऑइंटमेंट या जेल बनाएंगे। फिर फार्मूलेशन डेवलपर क्या करेगा, भाई उसने एक मॉलिक्यूल दिया तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका ऑप्टिम यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उससे सबसे ज्यादा अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो एक आपका फॉर्मुलेशन डेवलप करेगा। तो इन दोनों की टीम रहेगी, ये एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे और फिर साथ में मिलके काम करेंगे। ये एक आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। पर्सनल रिक्वायरमेंट आ गया। पर्सनल रिक्वायरमेंट में मालूम है जिसको फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज है, फार्मास्यूटिक्स मतलब इंडस्ट्री का नॉलेज हो, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या हो गया, सेमी सॉलिड का। सॉलिड्स में क्या हो गया, सॉलिड्स का होगा, टेबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिक्विड में लिक्विड ओरल्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब सेमी सॉलिड की बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको सेमी सॉलिड में मैन्युफैक्चरिंग का। ऐसा नहीं हो कि उसको लिक्विड ओरल्स में भी चल जाएगा लेकिन उसको पता पड़ा है कि हम काय में कर रखा है उसने टेबलेट में, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप यहाँ उससे बनवा रहे हो क्रीम, तो उसके लिए तो नया हो गया ना। दूसरी बात, साथ में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसमें कम्युनिकेशन की एबिलिटी होना चाहिए, कैसी वो अच्छे से बोल सके और अच्छे से लिख सके, डेवलप कर सके रिलेशनशिप दूसरे पीपल्स के साथ। इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत प्रिंसिपल उसको मालूम है, यदि कोई मशीन बंद हो गई है तो उसको देख ले कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका नॉलेज होना चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट में हमने वही बात करी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए स्पेस होना चाहिए, फिजिकल टेस्टिंग के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस उसके पास होना चाहिए और स्टोरेज एरिया होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस में वही आ गया कि डेस्क स्पेस होना चाहिए, व्यक्ति बैठना चाहिए साइंटिस्ट और टेक्नीशियन के लिए, इस तरह से टेबल का अरेंजमेंट होना चाहिए। वो कब तक खड़े हो रहे होकर टेस्टिंग कर करेंगे, ठीक है। द स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया, जो वर्किंग एरिया उसके पास में से स्पेस होना चाहिए। और कंप्यूटर भी वही होना चाहिए, नहीं तो उसने काम यहाँ किया और 2 कमरे छोड़ने के बाद वो वहाँ जाके रिपोर्ट तैयार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम फिजिकल टेस्टिंग की बात करें तो फिजिकल टेस्टिंग में क्या होगा, आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस पर इक्विपमेंट रखे होना चाहिए। जनरली हम लैब में भी देखते हैं पीएच मीटर, विस्कोमीटर रखे रहते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट सेमी सॉलिड टेस्टिंग के लिए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेमी सॉलिड का प्रिपरेशन बना रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पर क्या रख दिया, रोचे फाइब्रिलेटर रख दिया कि बोले साहब फाइब्रिलिटी चेक कर लो। फाइब्रिलिटी कहाँ से चेक करेंगे, हमारे पास तो क्या है, क्रीम सस्पेंशन, इमल्शन, या हमारे पास सेमी सॉलिड में क्या हो गया, पेस्ट और क्रीम। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इमर्सन सेल एपरेटस आपके पास होना चाहिए। जो इमर्सन सेल एपरेटस क्या काम करता है, ड्रग रिलीज डेट जो है उसको डिटर्मिनेशन में काम आता है आपका इमर्सन सेल एपरेटस। ये कुछ तरह का, इस तरह का इमर्सन सेल एपरेटस रहता है। आपने डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन एपरेटस देखा है, डिसोल्यूशन एपरेटस की तरह ये रहता है, ये इमर्सन सेल रहता है। इसमें एक मेम्ब्रेन रहती है यहाँ पर, ठीक है।
आप उस मेम्ब्रेन को फिट करेंगे, इसको पूरा फिट करेंगे, मेम्ब्रेन रहेगी, मेम्ब्रेन रखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जेल या क्रीम जो भी रहेगा वो रख देंगे, ठीक है। वो रखने के बाद इस सिलेंडर में हम इसको प्लेस करेंगे, इस सिलेंडर में प्लेस करके ये जो पेडल रहता है, ये पेडल इसमें मूव करेगा, पेडल मूव करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे इस इमर्सन सेल से क्रीम बाहर निकलेगा और यहाँ से हम जो हमारा ये है ग्लास का, ये इसमें से लेके हम कंसंट्रेशन नोट करेंगे कि कितने समय में ड्रग रिलीज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन रहेगी उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, ड्रग रिलीज होगा। तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे स्किन पे एब्जॉर्प्शन क्रीम का किस रेट से होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, अब यहाँ पर हम बात कर चुके हैं पहले भी और अभी भी हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसके आधार पर आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, उन इक्विपमेंट का साइज उसके आधार पर होना चाहिए जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर एरिया आपको अलग अलग डिवाइड करना है, लिक्विड ओरल्स के लिए अलग, सेमी सॉलिड के लिए अलग, स्टेराइल के अलग, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज एरिया इज सेपरेट, आप जहां फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और स्टोरेज कर रहे हैं वो अलग अलग होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हम हर बार करते हैं कि जो आप इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर क्लीनिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। अब हम क्या बात कर रहे थे, इसके पहले हमने बात करी थी कि लिक्विड ओरल्स, यदि हम ओरल्स बना रहे, सिंपल सॉल्यूशन बना रहे थे तो उस इक्विपमेंट को साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हमने क्रीम बनाई और क्रीम का क्या रहेगा, ऑयली बेस, जब ऑयली बेस रहेगा तो वो इक्विपमेंट इजीली आप साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो क्या, नहीं। तो आपके पास सर्फेक्टेंट अच्छे वाले होना चाहिए जिससे आप उसको सही से साफ कर सके, ठीक है। स्टोरेज एरिया हमने बात ही कर रहे कि फिनिश प्रोडक्ट का अलग होना चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल का अलग होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। एक्सिपिएंट अलग रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। जो आपने फॉर्मूला है, जो फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं उसमें क्या होगा, जो पर्पस आप जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पस से और किस लिए डाल रहे हैं। यदि आपको फार्मूला कोई चेंज करना है, यदि कोई भी फार्मूले में आप चेंज करना चाहते हैं तो उस फार्मूले को फेज 3 के पहले, ट्रायल के पहले आप चेंज कर लें, क्योंकि उसके बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रॉ मटेरियल की बात कर लें तो हमने क्या बोला, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही सही होना चाहिए। एक तो आपका रॉ मटेरियल जो है हाईली प्योर ग्रेड का होना चाहिए और उसी के साथ उसकी क्वांटिटी यानी उसका मेजरमेंट जो है वो सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसे पता चलेगा, तो जो आपका रॉ मटेरियल है वो टेस्टेड होना चाहिए, जो आपका एक्सिपिएंट है वो टेस्टेड होना चाहिए, क्रीम का जो बेस बनाएंगे उसके जो एक्सिपिएंट है वो टेस्टेड होना चाहिए। अब रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टैंक की सॉल्यूशन सस्पेंशन हम इसमें बनाएंगे, केटल्स, पाइप्स, मिल्स, फिल्टर हाउसिंग और फैब्रिकेटेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, सब स्टेनलेस स्टील के होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टील चलते हैं जनरली, टाइप 308 एंड टाइप 316। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से सेमी सॉलिड्स के लिए, तो सेमी सॉलिड्स के लिए हमारे पास जो होमोजेनाइजर और स्टीरर जो है वो विथ स्पीड रेगुलेटर। मुद्दे की बात यह है कि आपको यहाँ पर स्पीड रेगुलेटर पे फोकस किया। हम सब जानते हैं कि स्पीड रेगुलेटर ही आते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, पहले जब हम बना रहे हैं तब हमने क्या बनाया, इमल्शन या सस्पेंशन बनाया, उसका फिर विस्कोसिटी बढ़ा के उसको क्रीम या पेस्ट में कन्वर्ट किया। जब हम उसको क्रीम को विस्कोसिटी बढ़ा के जब बना रहे हैं तब स्पीड हाई चाहिए, और जब हम इमल्शन या सस्पेंशन बना रहे हैं तब क्या होगा, स्टीरर की स्पीड कम चाहिए। तो इसके लिए आपके पास स्पीड रेगुलेटर होना चाहिए। उसी के साथ हमारे पास जो मोटर है, जो मोटर यूज करेंगे उसकी कैपेसिटी भी दोनों होना चाहिए, उसकी स्पीड कम और ज़्यादा होना चाहिए, और जो ज़्यादा विस्कस मटेरियल है उसको भी वो इजीली मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फिर मोटर पे प्रेशर आए और मोटर जल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यदि हम इंट्रैक्शन को कम करना चाहें तो क्या होता है, हमने एक बात करी थी कि टेफ्लॉन की कोटिंग कर लेते हैं, लेकिन टेफ्लॉन क्या होता है, इनर्ट मटेरियल होता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि क्रैकिंग, ब्रेकिंग, फ्लेकिंग और पील आउट हो जाता है ये। इसके कारण क्या होता है, जब ये पील आउट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपकी प्रिपरेशन में मिक्स होने के चांसेस है, इससे कंटामिनेशन होने के चांसेस है। इसको बहुत कम हम यूज करते हैं, और यदि यूज करते हैं तो सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके पहले हम चेक करेंगे टैंक को, और जब प्रिपरेशन हमारा एंड हो गया उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई कुछ
पील आउट तो नहीं हुआ, तो हमारा जो कि प्रिपरेशन है वो ख़राब हो गया, तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं हम, तो क्या हो गया, टैंक हो गया, होमोजेनाइजर हमने बात कर ली। उसी के साथ हम ये हमारा जनरल कंसिडरेशन खत्म हो गया, लेकमेन में से हमने लिया है और गूगल से लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आगे बात करेंगे हम प्रोडक्शन रेट की। प्रोडक्शन रेट किस तरह से रहना चाहिए, प्रोसेस इवोल्यूशन हम क्या करेंगे, टैंक सिलेक्शन का जो मेथड है हमारा, टैंक सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।